अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। मैंने कहा बिहार को लेकर जितने बड़े विद्वान धनंजय कुमार हैं, मैं नहीं हूँ, क्योंकि मुझ में अकल नहीं है। बिहार को लेकर जितनी उनके पास अकल है। जब वो पैदा भी नहीं हुए थे तब मैं बिहार में काम करता था, 50 साल पहले। तो वो मुझे ज्ञान दे रहे हैं कि दिल्ली में बैठकर और बाहर बैठकर नजर जो आता है वो ठीक नहीं है। वो पिछली बार भी उन्होंने ज्ञान दिया था मुझे। तो ये अच्छी आदत नहीं है उनकी, जो इस तरह से पब्लिकली वो अपना ज्ञान बघारते हैं। ये ठीक बात नहीं है। आप अपनी बात कहिए, आपको जो कहना है, में क्या दिक्कत है। देखिए, एक तो राजीव जी, मोदी जी को अब कोई चिंता नहीं है। एक अपन दूसरे तरीके से चलें चीजों को। मोदी जी ने जितना जो कर सकते थे, जिस तरह से चुनाव जीत सकते थे, जो रविकांत जी ने कहा और जो पहले डिबेट्स में चल रहा है कि 4-5 करोड़ वोट्स का जो हेरा फेरी हुई, 79 सीट्स बीजेपी को नहीं मिलती अगर वो हेरा फेरी नहीं होती। मोदी जी की चिंता अब पद नहीं है, उनकी चिंता केवल पद पे बने रहने की है। और उनके फ्रेमवर्क में अब कोई भी नहीं है, न नीतीश कुमार हैं, न ममता है, न कोई है। उनके फ्रेमवर्क में केवल ये है कि वो खुद बने रहें। शपथ लेते ही वो इटली चले गए, इटली से ऑस्ट्रिया चले गए, उसके बाद आए और रूस चले गए। और रूस को लेकर भयानक संघर्ष चल रहा है कि अमेरिका नाराज है। मतलब अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर हम थोड़ा सा देखें तो अमेरिका इस समय प्रधानमंत्री के रूस जाने को लेकर नाराज है। प्रधानमंत्री ने रूस में जो किया उसको लेकर यूक्रेन नाराज हो गया, और प्रधानमंत्री अब यूक्रेन जा रहे हैं अगले महीने। मतलब ये शपथ ली 9 जून से, वो इटली, ऑस्ट्रिया, रूस हुआ है, अब यूक्रेन जा रहे हैं। उसके बाद सितंबर से नवंबर तक 3 यात्राओं में 6 देशों में जाएंगे। प्रधानमंत्री को न देश की चिंता है, न विपक्ष के प्रति 2 कौड़ी की चिंता है। प्रधानमंत्री किसी स्कीम में लगे हुए हैं, और वो स्कीम कुछ भी हो सकती है। वो देश का ढांचा बदलने की भी हो सकती है। प्रधानमंत्री कारगिल दिवस पर, कारगिल विजय दिवस पर वहां जाते हैं, द्रास में जाते हैं, और वहां जाकर कहते हैं कि अग्निपथ योजना क्यों जरूरी है। जो उन्होंने कहा, कल कहा, वो ये इसलिए अग्निपथ योजना जरूरी है कि आर्मी को का चेहरा, आर्मी को युवा बनाए रखने के लिए। और वो कहते हैं कि हमारी जो आर्मी है उसके सैनिकों की जो औसत एज है, उम्र है, वो ग्लोबल एज ज्यादा है। इसमें क्या छुपा हुआ है कि आर्मी में जो डर है, क्या लोगों को रिटायर किया जाएगा जिनकी एज ज्यादा है। तो ये प्रधानमंत्री को लेकर, जैसे एक बात कही गई बिहार को लेकर कि 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर चले गए वहां नीति आयोग की बैठक में, नीतीश कुमार नहीं गए। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चले गए, उनके दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं गए वहां नीति आयोग की बैठक में। तो ये जो इस समय चल रहा है, वो आपका कहना भी मैं एंडोर्स नहीं करूंगा कि सांसद छोड़ सकते हैं। करेंगे क्या सांसद छोड़ के? कहां जाएंगे? जब तक 1/3 या जो भी नियम है कितने सांसद छोड़ सकते हैं, तब तक सांसद छोड़ के क्या। बीजेपी में
असंतोष बढ़ रहा है, विद्रोह बढ़ रहा है, लोग एक दूसरे की सुन नहीं रहे हैं, प्रधानमंत्री का नियंत्रण खत्म हो गया है, योगी जी उनको चुनौती दे रहे हैं। और ये स्थिति हर एक राज्य में चल रही है। राजस्थान में शायद कौन बोल रहा था, मतलब शायद रविकांत बोल रहे थे, कौन बोल रहा था, रविकांत जी, वो वसुंधरा स्कूटर पे जी, वहां की भजन लाल शर्मा सरकार संकट में है। और जो नुकसान हुआ बिहार में, राजस्थान में सीटों का, लोकसभा का, वो बड़ा अलार्मिंग है। तो इसलिए ये मोदी जी संकट में। और आप देख रहे हैं, अपन ने पिछली बार भी बात की थी कि जेपी नड्डा का कार्यकाल 30 जून को खत्म हो गया, नया अध्यक्ष नहीं है भारतीय जनता, वो जेपी नड्डा ही चल रहे हैं अभी भी। भारतीय जनता पार्टी गहरे संकट में है और मोदी जी भी संकट में हैं, पर उनका जो एटीट्यूड है वो इस तरह का है कि उनको टाइम पास करना है। और मैंने आपको उनका दिसंबर तक का प्रोग्राम बता दिया, नवंबर तक का। वो बाहर रहने वाले हैं उनको, और देश कौन चलाएगा, नंबर 2 कौन है, ये किसी को पता नहीं। देश ऑटो मोड पर रहेगा। ये संसद का सत्र निकल जाए, उसके बाद जब शीतकालीन सत्र आएगा तब देखेंगे क्या होता है। तो ये बजट को लेकर जो पूरा का पूरा आप देख रहे हैं, ये तमाम चीजें देख रहे हैं, ये मोदी जी की असली संकट जो शुरू होगा, असली संकट कह रहा हूं, हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों के जो नतीजे आएंगे इनके खिलाफ। हरियाणा का मैं नहीं कहता, क्योंकि हरियाणा में तो कुमारी सैलजा और हुड्डा के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, दोनों के बीच में, मतलब कांग्रेस तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के लिए ख्यात है ना, तो इसलिए हरियाणा को कांग्रेस वाले डुबाएंगे। पर मैं महाराष्ट्र का कह रहा हूं कि महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए संकट, अगर सरकार चली जाती है तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र का जाना राज्यसभा में सीटें कम करेगा। महाराष्ट्र का जाना ये चुनाव में जो धांधली हुई है, लोकसभा चुनाव में, उसको खत्म करेगा, क्योंकि पूरी ब्यूरोक्रेसी जो इस समय काम कर रही थी, मतलब कोई आदमी 48 वोट से महाराष्ट्र में जीत रहा है, उसको जिता दिया गया बॉम्बे में, आप देखें ना, मतलब 48 वोट से जी, और सारी आपत्तियां नामंजूर कर दी गई। तो इसलिए ये संकट जो है राजीव जी, थोड़ा सा हो सकता है कि मैं एक चीज थोड़ा सा एक दो लाइन में जरा इस बात को समझाइए कि जो आप एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कह रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी अभी विदेश जाएंगे, उनकी यात्राएं लगातार हो रही हैं, अभी आगे होने वाली हैं, क्या कुछ चल रहा है, कुछ आप समझ पा रहे हैं कि ओवरऑल, क्योंकि देश और प्रधानमंत्री बाहर ऑटो मोड पे अगर देश चलाने की बात हो, लेकिन राजनीति भी, और सबसे ज़्यादा राजनीति और चुनावी मोड में नरेंद्र मोदी रहते हैं, और वैसे में, और जबकि अभी 240 सीटों के साथ बहुमत भी नहीं है, और अंदर खाने यहाँ पर नरेंद्र मोदी की पार्टी में वो भी है, रोष भी है, ऐसे में क्या कुछ दिखाई देता है मोदी को लेकर? आप मुझे ये बताइए राजीव जी कि खतरा क्या है, सरकार को क्या खतरा है? खतरा तो कुछ नहीं दिखाई देता। ऐसे बात करें जी, सरकार, मोदी जी बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड आदमी है, उनको किसी चीज से मतलब नहीं है। देश से मतलब राहुल गांधी को है कि आपने बताया ना कि कैसे वो दर्जी के पास मशीन भेज दी उन्होंने जी, चमड़ा सिलने की। एक कंसर्न जो होता है गरीब आदमी के प्रति या देश के प्रति, मोदी जी में है ही नहीं ना, उस तरह की संवेदनाएं नहीं है। हाथरस में 200 लोग, कितने 121 लोग मर गए, क्या आपने क्या किया? और राहुल गांधी
जहां जरा सी कुछ हो जाती है पहुंच जाते हैं। इस देश का नेतृत्व इनफॉर्मली चेंज हो चुका है, मैं इनफॉर्मली कह रहा हूं। और नरेंद्र मोदी अब देश के नेता नहीं बचे, ये वो खुद भी जानते हैं। वो प्रधानमंत्री हैं पर नेता नहीं है। तो बहुत बीजेपी का संकट बहुत, और आरएसएस के साथ जो चल रहा है कोई छोटा मोटा संकट थोड़ी है। अभी उन्होंने, अमित मालवीय ने एक ट्रोल किया किसी को बजट को लेकर, किसी आदमी को। मैंने अपने एक डिबेट में वो भी किया था, ट्वीट उसको कोट किया था, अमित मालवीय के ट्वीट को। किसी ने ट्वीट किया तो अमित मालवीय ने ट्वीट किया कि यूपीए के जमाने में राज्यों के साथ किस तरह से भेदभाव होता था, वो गिना रहे थे। आरएसएस के रतन टाटा ने जवाब दिया, बोले आप अपनी बात बताइए, आप वो पिछली चीजें क्यों बता रहे हैं। और वो अमित मालवीय ने वो ट्वीट हटाया। फिर जी, बीजेपी में और संघ में घमासान चल रहा है। और ये जैसे ही हारेंगे, महाराष्ट्र हारेंगे, हरियाणा हारेंगे, झारखंड हारेंगे, दिल्ली हारेंगे, तो एक आरएसएस की तरफ से प्रेशर बढ़ेगा कि आप पर कुर्सी छोड़िए। ये अपने को अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, जनवरी फरवरी तक वेट करना पड़ेगा। और फाइनल जो नेल है वो कॉफिन में, वो ठुकेगी बिहार में अगले साल। तो इसलिए बीजेपी के दिन खराब हैं, काफी खराब हैं। पर एक लॉजिकली अगर चीजों को देखें तो ये धकाएंगे, अभी चीजों को धकाना चाहते हैं। और उसका धकाने का जरूरत ये है कि उनको प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि पिछले 10-12 सालों में जो हुआ है इस देश में, वो कई चीजों के, कई अलमारियों के कंकालों को बाहर सड़क पे ले आएगा। जी, तो इसलिए ये सही है जी। हाँ, तो इसलिए ये चलने वाला है, आप चिंता मत कीजिए। जी जी, बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं विपक्ष के, मैं ये बताना चाहता हूँ जी। जयशंकर जी, अच्छे दिन आ गए हैं। कोई उसमें कोई लाने की जरूरत, केवल एक फॉर्मेलिटी है वो, ये जब तक धक्के दें अपने दिनों को, विदेश जाकर, एस्केपिज्म कहते हैं इसको अंग्रेजी में, एस्केपिज्म, पलायनवाद, कि आप देश से भागो, मौका मिले और भागो। यूक्रेन में नहीं बुला रहे हैं तो भी भागो, रूस में कुछ नहीं करके आए फिर भी गए, कोई जरूरत नहीं थी रूस में जाने की। ऑस्ट्रिया में कोई काम नहीं था, ऑस्ट्रिया हुआ है। आदमी घर में परेशान हो जाता है तो क्या करता है राजीव जी, आप क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं ना कॉफी हाउस में जी, हाँ, कि चलो मार्केट चलते हैं। ये वही कर रहे हैं। और देश को इन्होंने राहुल गांधी के भरोसे छोड़ दिया। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। मतलब बड़ी बात इस सेंस में कि उसको आपने एक लाइन में पिरो दिया है शब्दों के साथ में, और बहुत महत्वपूर्ण बात है। जयशंकर जी, क्लोजिंग कमेंट जल्दी से आप